हेलो टू एवरीवन। मैं आप लोगों से जो पिछले कई टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहा हूं और मैं आज H1B वीज़ा पर फिर से डिस्कशन कर रहा हूं। उससे पहले भी मैंने H1B वीज़ा पर 4-5 वीडियो के माध्यम से आप लोगों से डिटेल चर्चा किया था। आज आज की चर्चा का जो विषय है वो जो भारतीय तकनीक, जो इंडियन IT पीपल एंड अदर स्पेशलिटी जो एनालिस्ट और विशेषज्ञ हैं, वैसे लोग का जो H1B इशूड है उसका संकट ऐसा आया है कि ख़त्म हुआ, लेकिन अभी वो संकट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा नया अभी कुछ जो नियमों में परिवर्तन हुआ, हालांकि उससे कुछ राहत है, लेकिन ये जो वेतन का जो मामला है वह 18 महीने के बाद फिर से ये मामला उठ सकता है। तो उसी के बारे में ये चर्चा है। आपको यह रेफरेंस के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ट्रंप प्रशासन के समय H1B कार्यक्रम के लिए नियमों का प्रस्ताव रखा गया था और उसमें यह जोर दिया गया था कि अमेरिकी नियोक्ताओं, अमेरिका में जो एम्प्लॉयर्स लोग थे, तो विदेशी फॉरेन वर्कर्स, टेक्निकल स्पेशलिटी वाले के जो एम्प्लॉय कर रहे थे उसको मैंने ये जो ट्रंप ने जो रेगुलेशंस लाया था वह उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगा। और हालांकि अभी जो बिडेन सरकार ने जो ये कुछ चेंजेस लाया है उससे तो फ़िलहाल वह ट्रंप का जो प्रस्ताव था वह तो वैकेट हो गया है, जो वर्तमान बिडेन सरकार ने। लेकिन इसमें विशेष स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की परिभाषा को बदलने की जो मांग की गई थी, और चूँकि वह जो स्पेशलिटी एम्प्लॉयमेंट जो है उसका एक्चुअली जो यूज किया जा रहा था कि अमेरिका में जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको H1B वीज़ा देने के लिए किया जाता था। और यह अनुमति मिलने पर जो रेगुलेशन के हिसाब से नॉन इमिग्रेट अप्रवासी लोगों को मैंने उसकी एलिजिबिलिटी को यह मैंने काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया होता अगर ये जो बिडेन सरकार ने अगर ये रूल को वैकेट नहीं करता। क्योंकि अमेरिका में आपको ये बता दें कि हर साल करीब 85,000 H1B वर्क वीज़ा जारी होता है, जिसमें 65,000 स्पेशलिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए और बाकी 20,000 जो है ऐसे फॉरेनर्स के लिए है जिन्होंने US में मास्टर या हायर एजुकेशन की डिग्री US से हासिल की है। US SCIS जो हम लोग कहते हैं US सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार H1B प्रोग्राम जो है कंपनियां या अदर जो एम्प्लॉयर हैं अमेरिका में जो हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको व्यवसाय के लिए टेम्पररी रूप से विदेशियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसमें जिनके पास स्पेशल स्नातक की डिग्री या हायर डिग्री के समक्ष जिनके पास आता है, इसमें या H1B जो है स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जैसे कि इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, डॉक्टरी एजुकेशन, व्यवसाय और लॉ, रिलीजियस एंड आर्ट्स ऐसे क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो पहले तो हम ये जानें कि 2020 में जो H1B प्रोग्राम में क्या परिवर्तन एक्चुअली में किया गया था। अक्टूबर 2020 में जो US DHS जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी
और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने अमेरिकी नियोक्ताओं को ये तय कि जो लोग गेमिंग कर रहे थे कुछ मैंने गलत तरीके से एम्प्लॉयमेंट, तो उस सबको रोकने के लिए उस व्यवस्था ने 2020 में 2 इंटरिम फाइनल रूल्स की घोषणा की गई थी। और उसकी घोषणा का मेन उद्देश्य ये था कि ताकि H1B वीज़ा कार्यक्रम में धोखाधड़ी और उसका गलत उपयोग को रोका जा सके। सो इंटरिम फाइनल रूल्स जो है वह अमेरिका में संघीय एजेंसी जो होता है वो जारी करती हैं और पब्लिकेशन होने पर यह इफ़ेक्टिव हो जाती है। सो इसका उपयोग जो आपको बोले इमरजेंसी या ऐसी कोई आवश्यकता, रेगुलेटरी आवश्यकता में तेज़ी लाने के लिए किया जाता है। कभी कभी एजेंसियां जो है ऐसे FIR का दुरुपयोग न करें, इसलिए उसको अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। सो US होमलैंड सेक्रेटरी जो है, आपको बता दें कि H1B जो इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट जो प्रवासी और अप्रवासी वीज़ा वर्गीकरण कार्यक्रम को कैसे मजबूत ही प्रदान मिले, इसी के लिए ये इंटरिम फाइनल रूल्स बनाया गया। और समय समय पर जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की परिभाषा को भी श्रम विभाग ने जो टेम्पोररी और परमानेंट एम्प्लॉयज़ संरक्षण को मजबूत करने के लिए किया। सो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरिम फाइनल रूल्स जो बनाए गए थे उसमें इसका मेन उद्देश्य ये था कि वहाँ की अलायंस को रोजगार में पर जोर दिया जा सके और एक जो रेगुलेशन जो है H1B के लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रचलित जो वेजेस दिया जाए उसको कैसे बढ़े, यह भी उसमें प्रावधान किया गया था। इन नियमों ने H1B कार्यक्रम के लिए पिछले कई वर्षों से जो आवश्यकताओं पड़ी हुई थी उनको भी पूरा करना था। सो अक्टूबर 2018 में US की जो होमलैंड सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इंटरिम फाइनल रूल्स जो है उसमें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए जो एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ये सब कैसे अच्छी तरह एक सामंजस्य है। और दूसरा ये था कि कभी कभी जो वीज़ा की जो वैलिडिटी है, जब आप थर्ड पार्टी के यहाँ किसी को काम पर रखते हैं, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें वह ऐसे कंडीशन में 1 वर्ष तक ही वह वीज़ा की अवधि रहेगी। मैंने थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट को यह जो रूल्स है बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहता, उसको सीमित करना चाहता है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि अमेरिका कंपनी को अब यह साबित करने की आवश्यकता हो कि उन्हें विदेशों से श्रमिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों नहीं वे अमेरिका में जो लोकल वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो वैसे ये प्रतिभा को क्यों नहीं वहाँ से लें। सो श्रम विभाग जो है उन्होंने इंटरिम फाइनल रूल्स के तहत जो कहा कि वेज रेगुलेशन आदि के माध्यम से H1B एम्प्लॉयज़ को उनके समान या सामान्य अन्य श्रमिकों के बीच असमानताओं को ठीक करने की मांग की गई है। विशेष रूप से अमेरिकी श्रमिकों की हानि न हो सके, इसका भी ध्यान रखने का उसमें प्रावधान किया गया। सो इंटरिम फाइनल रूल्स के ने जो बनाया गया था उसमें अमेरिकी कंपनियां जो ओपन मार्केट से जो एम्प्लॉयज़ ले रही थी उसको अधिक महंगा में बनाया है ताकि अमेरिका की तुलना
में वहाँ से लोकली वहाँ से ले, ताकि उसको अमेरिका के लोकल एम्प्लॉय सस्ते रेट में मिले। जो टेक कंपनियां जो H1B नियमों के प्रमुख माने इसके लाभार्थी हैं, उनका उद्देश्य भी है कि अमेरिका ट्रंप के हिसाब से कि अमेरिका फर्स्ट माने अमेरिकन सिटीजन को पहली प्रायोरिटी मिले, उसके अनुसार विदेशियों को काम पर रखने से रोकना था, ताकि लोकल अमेरिकाओं के हितों की रक्षा हो सके। इन परिवर्तनों का मूल उद्देश्य मौजूदा 4 लेवल पर जो वेतन स्ट्रक्चर बना उसको कैसे लागू किया जाए बेहतर ढंग से, या एक रिफ्लेक्शन हो इसका, ये भी इसका था। और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इसको इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करने की अनुमति आदि भी इसमें रखा गया है। और जो माइग्रेंट और इमिग्रेट वर्कर्स जो हैं उनके एम्प्लॉयमेंट से अमरीकी श्रमिकों के वेतन और नौकरी के अवसरों पर प्रभाव न पड़े, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने ऐसा बयान जारी किया है। अब है कि भाई जो नया जो अभी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वैकेट किया जो ट्रंप के जो रूल्स को, उसमें एक्चुअली क्या राहत क्या रिलीफ मिला है। तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सेक्रेटरी ने 19 मई 2021 को यह बताया है कि जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन रेगुलेशंस को वैकेट कर दिया गया है, और इससे H1B एम्प्लॉयज़ के ऑफ साइट प्लेसमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और ये अदरवाइज नियोक्ता जो हैं अपने जो इसका कैसे इसका पालन हो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उनको ध्यान देना होगा। अक्टूबर 2020 में जो रेगुलेशन CFR जो बना सेंट्रल, तो उसे उसको हटा दिया गया, और IFR इंटरिम फाइनल रूल्स ने है जिसने H1B कार्यक्रम के मानदंड को अगर न हटाया तो कड़ा कर दिया होता। हालांकि इस अदालत के फैसले से ट्रंप के समय का जो रेगुलेशन था वह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है। आज का यह जो नोटिस जो 19 मई को जारी हुआ है औपचारिक रूप से खाली उसको कैंसिल करता है, और लंबे समय से H1B जो उसकी जो एलिजिबिलिटी को वह केवल बहाल करता है, और 19 मई 2021 को फेडरल रजिस्टर में इसे प्रकाशित किया जाएगा। तो यही इसका माने केवल इसमें ऐसा हम ये ना कह सकते हैं कि यह टोटल जो ट्रंप का जो रेगुलेशंस बनाया गया था 8 अक्टूबर 2020 को, वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। 7 दिसंबर 2020 को उस प्रभावी ढंग से जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की परिभाषा को संशोधित किया होगा, और थर्ड पार्टी एम्प्लॉय की जगह जो काम होता है उस पर H1B श्रमिकों की नियुक्ति पर नया प्रतिबंध लगाने का प्रावधान आदि ये जो ट्रंप के समय किया गया था, और जो यात्रा कार्यक्रम की आवश्यकताओं को ये सब बहाल किया गया है। हालांकि नियमों को तुरंत अदालत में चुनौती उस समय दी गई थी, और 1 दिसंबर 2020 को कैलिफोर्निया के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह पाया कि एजेंसियों के पास प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियमों के उल्लंघन में नोटिस और टिप्पणी नियम बनाने का अच्छा कारण नहीं था। हम एक ध्यान इसमें है कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की पुरानी
जो प्रावधान है वह अभी भी ये वही चल रहा है। वेतन नियम जो है वह उसे ही केवल अभी चेंज किया गया है। सो दोनों एजेंसियां जो हैं उन्होंने ये जो नियमों को बंद कर दिया है, और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने जो इंटरिम फाइनल रूल्स जो बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए जो नया अभी जो वेतन नियम जो ऑलरेडी चल रहा है उसको चेंज करने का है, जो कि अगला नवंबर 2022 से प्रभावी होगा, इफ़ेक्टिव होगा। सो H1 हम ऐसा कह सकते हैं कि H1B की जो अभी जो सैलरी है, यह मामला फिर से उठ सकता है। सो H1B हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि H1B की जो अभी वर्तमान जो सैलरी है उसको बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एक रेगुलेशन लाई थी, लेकिन उसमें भी 14 मई 2021 को प्रभावी होने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 18 महीने या 14 नवंबर 2022 तक यह विलंबित रहेगा, और नए वेतन स्ट्रक्चर जो है वह 1 जनवरी 2023 को शुरू होगा। फिर वह 1 जनवरी 2024, फिर 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2026 को फेज वाइज यह चेंज होगा। सो ऐसी संभावना है कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया और नियम आदि के हिसाब से जो अभी वर्तमान वेतन जो है उसको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने रेगुलेशन लाकर उसको परिवर्तन कर सकेगा, और रेगुलेशन को अलग से लाकर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है 1 जुलाई 2021 से नियमित वार्षिक इंक्रीज कर उसे निर्धारित किया जाएगा। सो इस तरह से श्रम की स्थिति के आवेदनों मैंने कैसे आवेदन और उस तारीख को उसके बाद इस पर प्रचलित मजदूरी जो है नया मजदूरी उसका निर्धारण किया जाएगा। तो ये जो हम लोग जो वैकेट किए हैं बिडेन प्रशासन ने ट्रंप के समय के रेगुलेशन को, उससे थोड़ी सी राहत हुई है, लेकिन यह मामला पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने जो प्रावधान लाए थे वह पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, और ये वेतन वाला मामला जो है वह फिर से 18 महीने के बाद यह फिर से उठ सकता है। इसी के साथ मैं जो H1B पर विशेष वार्ता किया उसे समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि H1B पर मैंने विशेष वार्ता की वो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।